सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीई तृतीय वर्ष 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। जो पिछली परीक्षाएं हैं उनमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि आपकी परीक्षा में कुछ मदद हो सके। और चूंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं तो परीक्षा से पूर्व आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। तो आइए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और आप इनको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके छोटे प्रश्न इसी वीडियो में लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो इन्हें सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए। आइए शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले आपके सामने है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का दिसंबर 2017 का पेपर। पहला प्रश्न है, नाच कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो नाच कविता जो है वो अज्ञेय कवि के द्वारा लिखी गई है। अज्ञेय। अकाल और उसके बाद कविता में कवि ने चूल्हा न जलने व चक्की न चलने का क्या कारण बताया है। तो देखिए, चूल्हा नहीं जला था क्योंकि आटा नहीं था, और चक्की नहीं चली क्योंकि अनाज नहीं था। तो आप लिखेंगे आटे और अनाज के अभाव में, या इसको आप एक शब्द में भी लिख सकते हैं, अकाल। अकाल और उसके बाद कविता में कवि ने चूल्हा न जलने व चक्की न चलने का क्या कारण बताया। अकाल। अकाल भी आप इसमें लिख सकते हैं। रामदास को क्या बता दिया गया था। देखिए, रामदास को उसकी हत्या होने की सूचना उसको बता दी गई थी कि आज तुम्हारी हत्या होगी। तो रामदास को उसकी हत्या की सूचना बता दी गई थी। भाषा का युद्ध कविता में कवि ने किस समस्या को उठाया है। तो इसके नाम से भी स्पष्ट है, भाषा का युद्ध कविता में कवि ने जो भाषा का संघर्ष है, यानी भाषा के संघर्ष की समस्या को उठाया है। ठोकर कौन खाते हैं। तो कविता के हिसाब से अगर हम देखें तो ठोकर आदमी, नदियाँ और हवाएं। जो कविता की बिल्कुल पंक्तियां हैं वो की वो हम लिखेंगे, आदमी, नदियाँ, हवाएं, ये ठोकर खाते हैं। या इसको आप प्रतीकात्मक रूप में ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो विकास करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ठोकरें खाते हैं। आप इसको कैसे भी लिख दें, दोनों प्रश्न सही हैं। आदमी, नदियाँ, हवाएं, ये भी ठीक है। या फिर ऐसे लिख दें, जो विकास करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ठोकर खाते हैं, ये भी सही है। द्विवेदी युग कब से कब तक रहा। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी है। 1900 से 1920 ईस्वी जरूर लिखना है आपने। संक्षेपण का अर्थ बताइए। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। वैसे तो समकालीन कविता की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो जैसे जीवन का यथार्थ चित्रण करना, ये आप लिख सकते हैं। जीवन का यथार्थ चित्रण करना, सपाट बयानी, बिल्कुल कह देना सीधे सीधे। और जो एक आम आदमी की पहचान है वो भी उसमें मिलती है, सामाजिक क्रांति भी मिलती है, विद्रोह भी है, तनाव भी है। तो ये आप लिख सकते हैं। और समकालीन कविता की प्रमुख विशेषता में आप सीधे सीधे दो शब्द लिख लीजिए, जीवन के यथार्थ का चित्रण, जन जागरण का स्वर। सरकारी पत्र किसे कहते हैं। सरकारी पत्र देखिए, जो सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वो सरकारी पत्र कहलाते हैं। इन्हें कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ही लिखता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जो किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वो सरकारी पत्र कहलाते हैं। सांप कविता में किसका वर्णन किया गया है। तो सांप कविता में जो महानगर का संवेदनहीन जीवन है उसका चित्रण किया गया है। महानगरीय संवेदनहीन जीवन का चित्रण सांप कविता में किया गया है। अगला जो पेपर है वो है आपका CDLU दिसंबर 2017। ठीक है। तो इसमें है कविवर अज्ञेय का पूरा नाम बताना है। तो अज्ञेय कवि का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आप इसको कृपया शुद्ध लिखिएगा। एक बार देखिए, लिख देती हूँ मैं। ये प्रश्न बार बार आएगा तो आप इसको एक ही बार अच्छी तरह से देख लें। सच्चिदानंद, ठीक है। फिर है हीरानंद, फिर है वात्स्यायन
वात्स्यायन और अज्ञेय यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इनका पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। श्री नरेश मेहता की पाठ्यक्रम में संकलित किसी एक कविता का नाम आपको बताना है। तो हमारे पाठ्यक्रम में 2 कविताएं हमने पढ़ी है नरेश मेहता की, मंत्रगंध और भाषा, और दूसरी है अरण्यानी से वापसी। तो आप किसी एक कविता का नाम याद कर लीजिएगा, मंत्रगंध और भाषा, अरण्यानी से वापसी। फूल, मोमबत्तियाँ और सपने कविता के कवि कौन हैं? तो इस कविता के कवि हैं धर्मवीर भारती। उनको प्रणाम कविता किस कवि की रचना है? ये नागार्जुन कवि के द्वारा लिखी गई कविता है। कौन सी काव्यधारा मार्क्सवाद से प्रभावित है? जो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। तो इसका जवाब क्या है? प्रगतिवाद। द्विवेदी युग के किसको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो जवाब आपका है मैथिली शरण गुप्त। छायावादी 2 कवियों के नाम बताने हैं आपको। तो देखिए, जिनको हम छायावाद के 4 आधार स्तंभ के रूप में आप सभी को याद भी होंगे 4 कवि, उन्हीं में से किन्हीं 2 के नाम आप लिख सकते हो। तो जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धूप शीर्षक कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? बसंत ऋतु का वर्णन इस कविता में किया गया है। संक्षेपण के कोई 2 गुण लिखने हैं। तो संक्षेपण में शुद्धता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, उसका उचित आकार होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। तो आप कोई भी 2 गुण उसके लिख सकते हैं, संक्षिप्तता, शुद्धता, क्रमबद्धता, उचित आकार। मैंने आपको 4 बता दिए हैं, आप कोई 2 याद कर लीजिए। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। तो पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो ये आपका हो गया CDLU का 2017 का पेपर। फिर आपके सामने है MDU का 2017 का पेपर। अज्ञेय कवि को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञेय को आंगन के पार द्वार, उनकी रचना का नाम है आंगन के पार द्वार, इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बुआई का गीत का संबंध किसके जीवन से है? किसान जीवन से है, कृषक जीवन। ठीक है। प्रेत का बयान कविता में प्रेत कौन है? तो इसमें प्रेत कौन है? एक अध्यापक है। ये थोड़ी लिखा नहीं जा रहा है अच्छे से, अध्यापक है। प्रेत कौन है? अध्यापक। धूप कविता में किस ऋतु का वर्णन है? बसंत ऋतु का। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पत्र भेजने वाले को क्या कहा जाता है? तो पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। लिख देती हूँ, देख लीजिए, प्रेषक। बार बार ये प्रश्न आएगा तो अच्छी तरह इसका नाम ध्यान रख लीजिए, प्रेषक, भेजने वाला। संक्षेपण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको रखनी है। संक्षेपण किसे कहते हैं? देखिए, विस्तृत विषय को उसके मूल भाव के साथ कम शब्दों में कहना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण का क्योंकि अर्थ होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, जो पिछले पेपर में मैंने आपको बता ही दिया था अभी। तो कोई भी विषय आपके पास है जो विस्तृत विषय है तो उसका मूल भाव आपको बदलना नहीं है, मूल भाव वही होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है? एक लाइन में मैं बताती हूँ आपको। विस्तृत विषय को उसके मूल भाव के साथ कम शब्दों में बताना संक्षेपण कहलाता है। पल्लवन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो पल्लवन अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द का मूल पर्याय है। स्पेलिंग है EXPANSION। ठीक है। अगला पेपर आपका है KUK का है, दिसंबर 2018 का पेपर आपके सामने है। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? तो धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? आपके ही सिलेबस के कवि हैं लीलाधर जगूड़ी। नाटक जारी है किसका है? लीलाधर जगूड़ी का है ये। रामदास शीर्षक रचना किस कवि की है? रामदास शीर्षक रचना रघुवीर सहाय की है ये। अज्ञेय कवि का पूरा नाम पहले बता चुकी हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन हैं? जयशंकर प्रसाद,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ, उनके 4 पिलर बोले जाते हैं। प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? तो प्रगतिवाद की समय सीमा है 1936 से लेकर 1943। ठीक है, ईस्वी लिखेंगे हम 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। समकालीन कविता की विशेषताएं जो मैंने आपको पीछे बताई थी, जीवन के यथार्थ का चित्रण है, सपाट बयानी है। ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय कवि थे। संक्षेपण का क्या अर्थ है? संक्षिप्त करना, छोटा करना। पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना या फैलाव करना, विस्तार या फैलाव। फिर आपके सामने है CDLU का दिसंबर 2017 का पेपर, 18 का पेपर, CDLU 2018। नदी के द्वीप कविता के कवि का पूरा नाम बताइए। तो नदी के द्वीप जो कविता है वो अज्ञेय कवि की लिखी हुई है, पूरा नाम आपको पता चल ही गया है। संक्षेपण की भाषा किस पुरुष में होनी चाहिए? तो संक्षेपण की भाषा अन्य पुरुष में होनी चाहिए। 3 पुरुष होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में होनी चाहिए। कागज के फूल, ये किसकी रचना है? कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल इनकी रचना है ये। छायावादी कविता की समय सीमा क्या मानी गई है? तो छायावादी कविता की समय सीमा 1920 ईस्वी से 1935 तक मानी जाती है। प्रेत का बयान कविता में किसके जीवन का वर्णन है? एक शिक्षक के जीवन का, एक गरीब शिक्षक के जीवन का वर्णन इसमें है। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनकी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। टूटा पहिया किसका प्रतीक है? टूटा पहिया देखिए, ये जो समाज का उपेक्षित वर्ग है और लघु मानव, समाज के उपेक्षित और लघु मानव का प्रतीक है टूटा पहिया। कवि लीलाधर जगूड़ी ने किस युद्ध में भाग लिया? तो कवि लीलाधर जगूड़ी ने जो भारत और चीन के बीच में 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। मेरे साक्षात्कार, इसके रचयिता कौन है? ये लीलाधर जगूड़ी की रचना है। लीलाधर जगूड़ी की कविताएं किस भाषा में है? तो लीलाधर जगूड़ी की भाषा है जो सरल भाषा में है, हम खड़ी बोली कहेंगे। किस भाषा में है? खड़ी बोली में है। तो अगला आपका पेपर है MDU का है, दिसंबर 2018 का पेपर है MDU। अज्ञेय कवि का पूरा नाम रिपीट हो चुका है बार बार। हमारा देश कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो हमारा देश कविता अज्ञेय कवि के द्वारा लिखी गई है। प्रजातंत्र का स्वाद किसने लिया है? देखिए प्रश्न इस तरह से है ये थोड़ा सा कि प्रजातंत्र का स्वाह किसने किया है? जो प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है उसने, आप लिखेंगे प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था ने। प्रजातंत्र का स्वाहा किसने किया? प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था ने। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। विप्रलब्धा का क्या अर्थ होता है? विप्रलब्धा का अर्थ होता है वियोगिनी। ठीक है, विरहिणी, वियोगिनी या विरहिणी। द्विवेदी युग की समय सीमा, द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920। धूप कविता के रचयिता कौन है? धूप कविता रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है, रघुवीर सहाय। संक्षेपण किसे कहते हैं? अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि कोई भी विस्तृत विषय को उसके मूल भाव के साथ कम शब्दों में लिखना संक्षेपण कहलाता है। तो अगला आपका पेपर है KU के दिसंबर 2019 का पेपर है ये। अज्ञेय जी के 2 यात्रा वृत्तांत संग्रह के नाम लिखने हैं आपको। तो 2 यात्रा वृत्तांत मैं आपको बता रही हूँ, यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। अरे यायावर रहेगा याद, एक तो ये रचना है और एक है एक बूंद सहसा उछली। इन 2 यात्रा वृत्तांत मैंने आपको बता दिए हैं। धर्मवीर भारती का जन्म, ये भी पहले पूछा जा चुका है, 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को, लेकिन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। नरेश मेहता के अनुसार प्रपात क्या करते हैं?
तो कविता के हिसाब से अगर हम बताएं तो नरेश मेहता के अनुसार प्रपात स्तोत्र पाठ करते हैं। वह कहते हैं ना, ये प्रपात कर रहे हैं स्तोत्र पाठ, ऐसे लिखेंगे, आधा से त्रय ओ की मात्रा, स्तोत पाठ। प्रपात क्या कर रहे हैं? स्तोत पाठ। साहित्यिक अभिजात्य का कवि कौन कहलाता है? देखिए, एक बच्चों मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं भी इस प्रश्न के विषय में क्लियर नहीं हो पाई हूँ। आपको अगर इस प्रश्न का आंसर कहीं से मिले तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी इस प्रश्न का उत्तर है आपका अज्ञेय। ठीक है, अगर आपको कहीं से और कोई जवाब न मिले और अगर ये प्रश्न आता है तो आपको इसके जवाब में अज्ञेय कवि का नाम लिखना है। अच्छी तरह लिखा नहीं गया था, अज्ञेय। ठीक है, और अगर आपको इसका कोई और जवाब आपको कहीं भी किसी पुस्तक से मिलता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भी इस प्रश्न के बारे में ज़रूर बताएं। मैं इस प्रश्न में थोड़ी सी डाउटफुल हूँ, साहित्यिक अभिजात्य का कवि, लेकिन मेरे हिसाब से ये अज्ञेय कवि है। फिर है, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उन्होंने की थी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, ये कथन किसका है? ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत। पत्र भेजने वाले को क्या कहा जाता है? प्रेषक, मैंने लिखकर भी दिखाया था, प्रेषक। संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पल्लवन का वृद्धिकरण कितना होना जरूरी है? क्योंकि पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना, उसको बढ़ाना। कोई भी एक सूत्र वाक्य होगा आपके पास और उसको आपको विस्तृत करके लिखना होता है, तो उसका कितना जरूरी है अपेक्षित? ये वृद्धिकरण कितना अपेक्षित है? 150 से 250 शब्दों में। ठीक है, 150 से 250 शब्दों के बीच में उसका वृद्धिकरण हो जाना चाहिए। अगला है आपका CDLU दिसंबर 2019 का पेपर है ये। विप्रलब्धा शब्द का क्या अर्थ है? पहले भी आ चुका है। वियोगिनी भी लिख सकते हैं और विरहिणी भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द सही हैं। साप कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो साप कविता में महानगरीय जीवन पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, वर्णन अगर हम कहें ना, साप कविता में किसका वर्णन है? तो जो महानगरीय संवेदनहीन, संवेदनाओं से रहित जीवन का वर्णन है। और व्यंग्य किस पे किया है? महानगरीय जीवन पर व्यंग्य किया है। ध्यान रखना अपने इस प्रश्न का अंतर, व्यंग्य पूछे तो महानगरीय जीवन पर व्यंग्य किया गया है, और किसका वर्णन है ये पूछे तो फिर हम क्या लिखेंगे? महानगरीय संवेदनहीन जीवन का वर्णन है, संवेदनाओं से रहित। प्रेत का बयान नामक कविता में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? गरीब शिक्षक के वर्णन किया गया है। लीलाधर जगूड़ी ने किस युद्ध में भाग लिया था? पहले भी आ चुका है, भारत और चीन का जो 1962 में युद्ध हुआ था। राम की शक्ति पूजा नामक रचना के कवि का क्या नाम है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सी काव्यधारा मार्क्सवाद से प्रभावित है? प्रगतिवाद। 2 छायावादी कवियों के नाम बताइए, ये कई बार रिपीट हो चुका है। 4 आधार स्तंभ मैंने आपको बता दिए थे, 4 में से कोई 2 आप कर लीजिएगा। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय कवि हैं। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और कार्यालय में संक्षेपण का क्या लाभ है? देखिए थोड़ा सा विस्तार से, आप एक लाइन तो आपको इस प्रश्न के लिए देनी पड़ेगी। कार्यालय में संक्षेपण का क्या लाभ है? देख, कार्यालय में प्रत्येक दिन विचार के लिए कुछ ना कुछ पत्र आते रहते हैं और वहाँ पर उनके पास इतना समय नहीं होता कि उन पत्रों को बड़ी बारीकी से पढ़ें, तो वो अपने जो नीचे कर्मचारी हैं उनको उसका संक्षेपण करने के लिए कह देते हैं। तो हम अगर एक शब्द में आप लिखो तो समय की बचत। ठीक है, कार्यालय में संक्षेपण का क्या लाभ है? समय की बचत का। तो आप इसको थोड़ा सा 2 लाइनों में अच्छी तरह जवाब देना कि कार्यालय में प्रत्येक दिन बहुत सारे पत्र आते हैं और अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता उनको विस्तार पूर्वक पढ़ें, तो इसीलिए उनको संक्षेपण में करवाया जाता है। ठीक है, तो समय की बचत इससे हो जाती है।
अगला जो आपका पेपर है वो है MDU दिसंबर 2019 का पेपर है। कितनी नावों में कितनी बार, इस कविता का मूल भाव क्या है? तो इसमें कवि के जीवन में जो उत्थान पतन है वो इस कविता में दिखाए गए हैं। कवि के जीवन के उत्थान पतन। किसान खेत में बीज बोने से पहले क्या काम करता है? वो बादलों से जल बरसाने की प्रार्थना करता है। कवि ने किसे मनुष्यता का अपमान कहा है? तो कविता के हिसाब से जो उसमें जातिवाद और वर्ग भेद के सांप्रदायिकता के पोस्टर हैं उनको यहाँ पर मनुष्यता का अपमान कहा है। तो आप लिखेंगे जातिवाद, वर्ग भेद और सांप्रदायिकता को मनुष्य का अपमान कहा गया है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रगतिवाद। हिंदी नई चाल में ढली, ये किसका कथन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। हालावाद के प्रसिद्ध कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। पत्र किसे कहते हैं? तो जो मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं, यानी हम इसको संक्षिप्त में ऐसे लिखेंगे, मानवीय अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम पत्र कहलाता है। मानवीय अभिव्यक्ति को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम पत्र कहलाता है। उसके बाद आपके सामने है IGUM यानी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है मीरपुर रेवाड़ी में। ये वहाँ का दिसंबर 2019 का पेपर है। साप कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? महानगरीय जीवन पर व्यंग्य किया गया है। फागुन की शाम कविता के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। देखिए ये ध है ऐसे, वैद्यनाथ। आप सुनकर थोड़ा सा शुद्ध लिखिए, थोड़ा सा यहाँ लिखने में मुझे दिक्कत हो रही। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चक्रव्यूह शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? चक्रव्यूह कविता कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु युग की समय सीमा सन 1857 ईस्वी से 1900, ठीक है, 1857 से 1900 ईस्वी। संक्षेपण शब्द का अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। तो अगला पेपर है आपका KU की विश्वविद्यालय का 2020 का पेपर आपके सामने है। छायावाद के 4 स्तंभ हो चुका है। प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943। 1943 यानी सबसे पहला तार सप्तक 1943 में शुरू हुआ था, तो यहीं से इसकी समय सीमा शुरू होती है 1943 से 1953। 5 है ये 53। हिंदी के प्रथम उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो लाला श्रीनिवास दास आप लिखेंगे और उनके उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, ठीक है। लेखक पूछा है तो आपका जवाब होना चाहिए लाला श्रीनिवास दास, और उपन्यास का नाम पूछे तो आप लिखेंगे परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम क्या है? देखिए वैसे तो प्रथम कहानी की दौड़ में कई कहानियों का नाम लिया जाता है, लेकिन फिर भी एक सामूहिक तौर पर जिस कहानी का नाम निकल कर आता है तो वो है इंदुमती। कौन सी कहानी है? इंदुमती। संक्षेपण का क्या अर्थ है? संक्षिप्त करना, छोटा करना। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। साप कविता में साप ये बार बार पूछा जा चुका है। नाच कविता के रचयिता का नाम आपको बताना है, तो नाच कविता के रचयिता हैं अज्ञेय कवि। अज्ञेय कवि के द्वारा लिखी गई थी। प्रेत का बयान नामक कवि के लेखक कौन है? प्रेत का बयान नागार्जुन के द्वारा लिखी गई कविता है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1927 को। देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, अगर किसी और पुस्तक में आप देखें या नेट पर सर्च करें तो रघुवीर सहाय का जन्म वहाँ पर 1929 लिखा हुआ है, 1929। लेकिन मैं अपनी जो टेक्स्ट बुक है जो हमारे सिलेबस की है, मैं उसके आधार पर आपको बता रही हूँ 9 दिसंबर 1927। हम तो उसी को प्रमाणिक मानेंगे, तो आपने लिखना है
9 दिसंबर, एक मिनट कहाँ गया, रघुवीर साय का जन्म हो गया 9 दिसंबर 1927। ठीक है। अगला आपका पेपर है CDLU का है, 2020 का ये पेपर है। नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप किसके प्रतीक हैं? तो नदी जो है वो परंपराओं का, संस्कृति का प्रतीक है इस कविता में, और द्वीप जो है वो व्यक्ति का, व्यष्टि कह सकते हैं या व्यक्ति कह सकते हैं। नदी किसका प्रतीक है? परंपराओं का, संस्कृति का प्रतीक है, और द्वीप व्यष्टि कहो या फिर व्यक्ति कहो, कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। विप्रलब्धा का अर्थ क्या है? वियोगिनी या विरहिणी। श्री नरेश मेहता के किन्हीं 2 काव्य संग्रह के नाम आपको बताने हैं। तो कई काव्य संग्रह हैं, आपको जो याद है रहे वो कर लो। जैसे वन पाखी सुनो, एक तो ये हो गया, एक है उत्सवा, दूसरा, तीसरा तुम मेरा मौन हो। तो 3 मैं आपको बता रही हूँ, 3 में से भी आप कोई 2 कर लें। वन पाखी सुनो, उत्सवा और तुम मेरा मौन हो। कौन मेघ का दूत बनता है? यक्ष। इसका क्या जवाब है? यक्ष। यह है यक्ष। कुंवर नारायण को आत्मजयी रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? कुंवर नारायण को आत्मजयी रचना पर हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदुस्तानी अकादमी। लीलाधर जगूड़ी की 2 काव्य रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ भी इस यात्रा में, एक तो ये है इस यात्रा में, दूसरा मैंने लिखा है बची हुई पृथ्वी, और तीसरा आपको बता रही हूँ भय भी शक्ति देता है। कोई 2 कर लीजिए। इस यात्रा में, बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति देता है। साथ साथ में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगला आपका पेपर है MDU 2020 का है ये। अज्ञेय कवि का पूरा नाम हो चुका है ये। रथ का टूटा पहिया, ये किसका प्रतीक है? जो समाज के उपेक्षित और लघु मानव है, ये उसका प्रतीक है। नरेश मेहता के किन्हीं 2 नाटकों के नाम बताने हैं। वहाँ पर काव्य संग्रह पूछे थे, यहाँ पर नाटक पूछे हैं। सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं। 2 कौन कौन से हैं? सुबह के घंटे और दूसरा है खंडित यात्राएं। उनको प्रणाम कविता के रचयिता का नाम बताना है। नागार्जुन कवि की है ये रचना। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से लेकर 1920 ईस्वी, 1900 से 1920। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं? पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। अगला आपका पेपर है IGUM का, ठीक है, मीरपुर रेवाड़ी यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। इसमें पूछा हुआ है अज्ञेय कवि का पूरा नाम हो चुका है। छायावाद के 4 स्तंभ, ये भी हो गया। नाच कविता के रचयिता, ये भी हो गया। वैसे तो अज्ञेय कवि हैं। पत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1857 से 1900। पत्र भेजने वाले को प्रेषक। रामदास शीर्षक कवि रचना के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। अकाल और उसके बाद इस कविता के रचयिता कौन है? ये है नागार्जुन। तो ये आपके पेपर हो गए। उसके अलावा 2 प्रैक्टिस सेट और मुझे मिले थे, मैं उनको भी आपको करवा रही हूँ यहाँ पर। पल्लवन शब्द किससे बना है? पल्लव शब्द से बना है पल्लवन, पल्लव, ठीक है, पल्लव। पत्र प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? अब तक आपने पढ़ा था कि पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक। तो प्राप्त करने वाला क्या होता है? प्रापक। क्या होता है? प्रापक। प्राप्त करने वाला प्रापक। परशुराम की प्रतीक्षा, ये किस कवि की रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। जो ठोकर खाते हैं, ये कविता किसकी लिखी हुई है? ये कविता लीलाधर जगूड़ी के द्वारा लिखी गई है। चक्रव्यूह कविता में चक्रव्यूह किसका प्रतीक है? तो चक्रव्यूह जो है वो शोषण और अत्याचार का प्रतीक है।
धूप कविता में किस ऋतु का वर्णन है? बसंत ऋतु का वर्णन है। उनको प्रणाम कविता में कवि ने किन्हें प्रणाम किया है? देखिए, उनको प्रणाम कविता में कवि ने उन साहसी वीर आत्म बलिदानियों को प्रणाम किया है। अकिंचन है जो, मतलब जो दरिद्र है, साधनहीन है, तो हम लिखेंगे उनको प्रणाम कविता में कवि ने साधनहीन साहसी वीर बलिदानियों को प्रणाम किया है। गायत्री के छंदों में किसकी गंध है? तो कविता के हिसाब से अगर हम देखें तो गायत्री के छंदों में वैश्वानरी, बिल्कुल आप वही शब्द लिखिए जो कविता में प्रयोग हुआ है। ये शलगम वाला आधा श है। वैश्वानरी, ये न है, ठीक है। वैश्वानरी गंध, इसका अर्थ होता है अग्निगंध। वैश्वानरी का क्या अर्थ होता है? अग्निगंध। तो आप अग्निगंध लिख देंगे, वो भी गलत नहीं है, लेकिन जो कविता में शब्द का प्रयोग हुआ है आप वो कीजिए, वैश्वानरी गंध। फागुन की शाम, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो फागुन की शाम कविता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। अंतिम है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जीवन कामधेनु का अमृत पूतपेय क्या है? ये कविता के हिसाब से है गोरस। क्या शब्द यूज किया गया कविता में? गोरस। एक मिनट बस। जीवन कामधेनु का अमृत पूतपेय क्या है? गोरस। मक्खन को बोलते हैं गोरस। तो आप कविता में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है आप उसी का प्रयोग कीजिए, गोरस। गुलाम बनाने वाले, ये कविता किसकी है? गुलाम बनाने वाले कविता धर्मवीर भारती की है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। चिट्ठियाँ कविता का मूल भाव क्या है? तो कवि के मन के अंतर्द्वंद्व को प्रकट करना है। चिट्ठियाँ कविता कवि के मन के अंतर्द्वंद्व को प्रकट करती है। आदमी, कब आदमी नहीं रहता? ये कविता के आधार पर हम बता रहे हैं जब उसका वक्त बुरा होता है। जब उसका वक्त बुरा होता है तब आदमी आदमी नहीं रहता। प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? कब हुई? 1936 ईस्वी में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, और किसकी अध्यक्षता में? मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बना था, और उसी को फिर हम प्रगतिवाद नाम से जानते हैं 1936 से। पत्र भेजने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना, छोटा करना। पल्लवन को किसका विपरीत माना जाता है? पल्लवन को संक्षेपण का विपरीत माना जाता है, क्योंकि देखिए संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार में लाना, फैलाना, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। पल्लवन को किसका विपरीत माना जाता है? संक्षेपण का। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि परीक्षा में आपको इनसे काफ़ी हेल्प होगी, और परीक्षाओं के लिए एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और मुझे सुनने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।